इकोनॉमी को लेकर वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर के अलग अलग सुर एक बार फिर सुनाई दे रहे हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग जोरों पर है। दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी के सरकार के दावे पर राजन ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि भारत की हालत अंधों में काना राजा जैसी है। राजन के ये कटु वचन वित्त मंत्री को चुभ गए। उन्होंने भी राजन को खरी खरी सुनाते हुए बोल दिया कि कोई दूसरा देश होता तो 7.5% ग्रोथ पर फूला नहीं समाता। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद भला राजन कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी पलटवार कर ही दिया। अब हम इस शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर राजन के बीच का ये वाक युद्ध दिखाते हैं। Compared to the rest of the world, we are growing much faster. Right. In fact, the fastest. Compared to our own potential, we can do better. So at a 7.5% growth rate, any other country in the world would be celebrating. Right. But I think it's a tribute to India's growth story that at 7.5% we are still impatient. My intent in saying this, and it was an offhand comment in an interview, was to signal that our outperformance was accentuated because world growth was weak. But we in India were still hungry for more growth. I then explained that we were not yet at our potential, though we were at a cusp of a substantial pickup in growth given all the reforms that were underway. I do want to apologize to a section of the population that I did hurt with these words, that is the visually impaired or the blind. तो क्या इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री के बीच गहरे मतभेद हैं और क्या भारत की ग्रोथ को लेकर जश्न मनाने चाहिए या नहीं? क्या भारत वाकई अंधों में काना राजा है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो जाने माने अर्थशास्त्री, एक्सिस कैपिटल के इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सच्चिदानंद शुक्ला और ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी। सच्चिदानंद, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं 7.5% की ग्रोथ रेट तकरीबन है। तमाम मल्टीलेटरल एजेंसीज ये कह रही हैं कि इस समय हमारा जो देश है वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज रफ्तार से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। ऐसे में अंधों में काना राजा कहना क्या ठीक है? मुझे लगता है सबसे पहली बात हमको इसको एक मुहावरे के रूप में ही लेना होगा। हम इसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एज ए गवर्नर उनका जो उद्देश्य है, अगर वो कहते हैं कि 7.5% हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये सेलिब्रेट करने वाली बात है, वो रेट कट्स और ज्यादा अकोमोडेशन को जस्टिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं, मुझे आप दुनिया में कोई भी इकोनॉमी बताइए जहां पर कि आप 7% पे ग्रो कर रहे हैं और फिर भी आप डिमांड कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट करिए, ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है और इसका दुनिया में कहीं पे भी आपको इस तरह का जो उदाहरण नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं और उन्होंने अपोलोजाइज किया है बिकॉज ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है शायद कि आप ब्लाइंड कहें या काना कहें, बट मेरे ख्याल से एक मुहावरा है, मुहावरे को मुहावरे की तरह लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि 7.5% अगर आरबीआई गवर्नर सेलिब्रेट करने लगे, ऐसा देखना जरा मुश्किल होगा दुनिया में, मतलब कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। तो उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि वो लोगों को इस बात के लिए सजग करें कि 7.5 अगर एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं। सबसे मैं एक और बात यहां कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये नहीं मानते कि हम 7.5% पे ग्रो कर रहे हैं। हमारे देश के खुद के इकोनॉमिस्ट हैं जो कि ये नहीं मानते हैं, या प्राइवेट सेक्टर या बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनके हिसाब से हम अभी भी 5-5.5% की ग्रोथ रेट पर ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हम इस बात को थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई की बात है, दोनों के ग्रोथ फोरकास्ट हमेशा से एक ही नहीं होते हैं। आरबीआई हमेशा वो दरअसल मुद्दा नहीं है। आपने काफी सारे तकनीकी मुद्दे तो यहां पर उठाए हैं, लेकिन अतुल जी सवाल यह है कि जो ऐतराज है सरकार को या दूसरे भी एक्सपर्ट्स को, वो भाषा पर है या फैक्ट पर है? फैक्चुअली शायद रघुराम राजन सही है, केवल भाषा उनकी थोड़ी और नरम होती तो अच्छा होता। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक है कि फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स में ये भी है कि अगर हम 7.5% से ग्रो कर रहे हैं तो परसेंटेज यूज करना हर टाइम ट्रू पिक्चर नहीं देता है। जैसे कि अगर हम ले लें कि चाइना के साथ हमारी कंपैरिजन होती रहती है कि हम चाइना से फास्ट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि हमारा बेस कम है। हमारा जीडीपी है टोटल $2 बिलियन, जबकि चाइना का टोटल जीडीपी है लगभग $10 ट्रिलियन। तो वो $10 ट्रिलियन के अगर वो 5% भी ग्रो कर रहा है
तो वो $500 बिलियन ऐड कर रहा है, जबकि हम सिर्फ 140 बिलियन ऐड कर रहे हैं। तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कैसे हो गए? ये तो सिर्फ परसेंटेज का कमाल है, मतलब नंबर गेम है। तो वो भी एक पूर्ण सत्य नहीं है। जबकि हम देखें दूसरी तरह से कि आज दुनिया में कितने सारे देश हैं जो BBB कैटेगरी के हैं या AAA कैटेगरी के हैं, तो उसमें कहीं पे भी कोई ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रहा है। सबकी ग्रोथ लगभग 2% 3% के बीच में है या नेगेटिव ग्रोथ में चल रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रख के हम जो कर रहे हैं, देश जो ट्राई कर रहा है कि हमारे देश में FDI आए, तो बाहर जाके ये बात कहना कि हम अंधों में काना राजा है, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो कुछ मैसेज देना चाहते हो, पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट, मेरा मुसद्दा ये है कि उन्होंने पब्लिक के सामने, स्पेशली जाके फॉरेनर्स के सामने डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सोच रहे हैं, जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल दिया जाए कि 8th स्टैंडर्ड का बच्चा PhD की बुक कैसे लिखेगा, वो नहीं लिख पाएगा, वो एक्सपेक्टेशन, तो उसको हम ये कहेंगे कि तू मूर्ख है, तो वो गलत बात है। तो हमारा जो स्टेज है, एवोल्यूशन स्टेज है, डेमोक्रेसी है, हमारी जो इकोनॉमी की स्टेज है, उसके ऊपर टिप्पणी करना अंदर की बात है। वो अंदर अपने आप में मुसद्दा तैयार कर सकते हैं, अपने जो भी डेप्यूटी गवर्नर्स है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्लोज डोर में जो भी वो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन बाहर जाके इन्वेस्टर के दिमाग में आप ये कह रहे हैं कि RBI गवर्नर को इकोनॉमी की सही तस्वीर पेश नहीं करनी चाहिए, उन्हें मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो मुसद्दा ये है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अर्थशास्त्री है, लेकिन वो सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं है, वो एक सत्ताधीश के तौर पर भी गए हैं। तो गवर्नर के तौर पे गए, तो गवर्नर को अर्थशास्त्र के साथ नीति शास्त्र भी जानना चाहिए। तो नीति शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र ये कहता है कि आपकी जो आपकी कमजोरियां हैं वो आप सबके सामने मत दोहराइए। तो आप कह रहे हैं कि कूटनैतिक नजरिए से ये सही नहीं है, कूटनीति नीति शास्त्र के हिसाब से डिप्लोमेसी, आप डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं कि अगर आपकी जो वीकनेस, से फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम US का एग्जांपल ले लें या UK का एग्जांपल ले लें, उनकी बैंकिंग सिस्टम आज की तारीख में भी कितने प्रॉब्लम्स में है, क्या उसके बारे में हम कहीं पे कवरेज देखते हैं? अगर हम दूसरा एक ले लें कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हमेशा इंडिया की बुराई की जाती है कि इतने गरीब लोग हैं, ये है वो है, सारे प्रॉब्लम्स हैं, और अमेरिका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी ऊंचा है। लेकिन अगर इतना ऊंचा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेप्स वहां पर क्यों होते हैं? 33% ऑफ द पॉपुलेशन, वीमेन पॉपुलेशन इज सेक्सुअली असॉल्टेड और रेप्ड इन US। वो होम डिपार्टमेंट का नंबर है। अगर हम वहां पे देख ले कि सबसे ज्यादा कैदी कहां पर है पर 1 लाख पॉपुलेशन, हर 1 लाख के सामने कितने कैदी जेल में है, तो US का नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा आता है। तो क्या वो बातें अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या US फेड के जो भी चेयरमैन है, क्या वो कहते हैं सबको? नहीं कहते। तो आप यही कह रहे हैं कि केवल उस जगह पे इस तरीके से उस भाषा में पेश नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो तथ्य हैं वो दरअसल सही हैं। तो ये हम मान सकते हैं सच्चिदानंद की दरअसल जो उनका कहने का मतलब था कि दुनिया में हर तरफ मंदी है, इसलिए आप थोड़ी भी ग्रोथ दिखा रहे हैं तो वो बहुत लगती है। उन्होंने फिर से उसको बाद में दूसरे दिन साफ किया कि मेरे कहने का मतलब यही था। तो वो तो फैक्चुअली सही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है मैं जोशी जी से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं यहाँ पे। एज अ गवर्नर आप सेंट्रल बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह की बातें करना, और दूसरी बात ये अज्यूम करना कि इन्वेस्टर्स ये सब बातें नहीं जानते। मैं आपको एक उदाहरण देना आखिर अमेरिका के ये सारे आंकड़े हमें पता तो हैं, और तो अमेरिका ने छिपाए नहीं है। बिल्कुल, और जो लोग इन्वेस्ट कर, ये भी मतलब डिबेटेबल है जो चीजें कह रहे हैं, पर मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स देखिए इंडिया में, और FDI देखिए, ये साल रिकॉर्ड है, $40 बिलियन से ज्यादा, मतलब हमारे पास आंकड़े सिर्फ 9 महीने के हैं, बट मेरा ख्याल है $40 बिलियन से ज्यादा, जो कि हमारे लिए रिकॉर्ड है, लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो ये सोचना कि ये लोग ये सारी चीजें या ये फर्क नहीं जानते कि फाइनेंस मिनिस्टर 8.5% का आंकड़ा कह रहे हैं, ये 7.5% कह रहे हैं। एक और नंबर होता है जो लोग देखना चाहते हैं बाजार के पर्सपेक्टिव से, अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि नॉमिनल GDP ग्रोथ है। वहां पे हमारी ग्रोथ आधी हो गई है। तो जो हम 14% पे ग्रो कर रहे थे 13% पे, वो एक साल के अंदर हम सिर्फ 7% पे ग्रो कर रहे हैं, और वो अर्निंग्स या टॉप लाइन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। गवर्नमेंट के महंगाई कम हो गई, नॉमिनल जो नंबर्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट, उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो ऐसी हालत में बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैं नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल से गलत शब्द है, पर इस तरह की पिक्चर पोर्ट्रे करना कि मतलब हम दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में हम अभी भी पीछे हैं, और सबसे मेन बात कि हमारा पोटेंशियल ग्रोथ इससे कहीं ज्यादा है।
ऐसे में अगर आप बहुत ही बुलिश पिक्चर पेंट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आरबीआई गवर्नर के लिए ये काम सही है। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है कि 7.5%, क्या वो रियल है? अतुल जी, आप क्या समझते हैं? जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें दो चीजें अभी समझ में नहीं आ रही हैं। वो ये है कि जो 2012 को बेस लेके उन्होंने नंबर्स बताए, तो उसके पहले क्या था वो किसी को नहीं पता है। दैट्स इट। दूसरी चीज, जो एडजस्टमेंट की बात चल रही है, तो वो 5.5 ले लीजिए, आप 6 ले लीजिए, बट अगर हम 5.5% भी ले लेते हैं तो $2 ट्रिलियन की जितनी इकोनॉमीज है आज दुनिया में, उसमें कितनी इकोनॉमीज आज 5.5% से भी बढ़ रही हैं? बहुत कम। तो हम पहले की जगह दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, शायद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम सीधा 100 चले जाएंगे। तो ऐसे, और दूसरी चीज जो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अमेरिका जो नंबर्स हैं, नंबर सबको पता है, इन्वेस्टर्स को भी पता है, लेकिन हम जो नॉइज क्रिएट करते हैं, नेगेटिव नॉइज जो क्रिएट करते हैं, उससे वो जिस तरह से फैली जाती है, जो आउटसाइड इंडिया जो इन्वेस्टर्स जो इंडिया विजिट नहीं करते हैं, या वहां बैठ के जो डिसीजंस लेते हैं, या वहां जाके जो प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में आया जाए या नहीं आया जाए, तो उनके ऊपर ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट करता है। हम जो इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि मीडिया न्यूज हंग्री है, इसलिए उनकी एक एक बात को हम हेडलाइन बना देते हैं और उस पर हम चर्चा करने लगते हैं, उसको बहुत करीब से उसकी छानबीन करने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखें सच्चिदानंद, तो आपने तो इतने सालों में कई गवर्नर्स को देखा होगा। मैंने खुद एज ए जर्नलिस्ट जब शुरुआत की थी तो जालान साहब गवर्नर हुआ करते थे, उनके बाद के सारे गवर्नर्स को मैंने देखा है, ऑफिस में रहते हुए भी और बाहर निकल के भी बहुत ही मुश्किल से इतने खुले दिमाग से कोई भी बोलता है जैसे कि राजन साहब बोलते हैं। बिल्कुल अलग है सबसे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें उन्होंने, हमारी ग्रोथ रेट ले लीजिए, बैंकिंग सिस्टम ले लीजिए, एनपीएस ले लीजिए, बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उनके कार्यकाल के दौरान आए हैं। हमने उनका एक्शन देखा है, फॉरेक्स मार्केट्स, इंटरेस्ट रेट्स, बैंकिंग, एनपीएस, फाइनेंशियल सेक्टर एज अ होल। तो मुझे लगता है बहुत ही बेबाक है, और यहां पर मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि थोड़ा सा इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करता हूं, बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर मैंने एफआईआई आप कह लीजिए या इन्वेस्टर्स कह लीजिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में ये फ्रेज अनेक बार यूज हुआ है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी यानी आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो पहले से ये बात इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में ये फ्रेज मैंने एफआईआईज के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने। बिल्कुल, ओके। और एफआईआईज का इन्वेस्ट करने का तरीका सिर्फ गवर्नर जो कह रहे हैं, और उन्होंने कुछ नेगेटिव नहीं कहा, ऐसा मैं मानता हूं। उन्होंने फैक्चुअल बात कही है। और अब जैसा कि मैं कह रहा था, प्रमाण मतलब ये है कि एफडीआई $40 बिलियन है, तो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और ये कोई गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। ओके, तो सिर्फ ये एक हकीकत है जिसको सबके सामने रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर गवर्नर राजन को ये लगता है कि मीडिया उनकी बातों को काफी ज्यादा उछालता है, तो काफी कमेंटेटर्स को भी ये लगता है कि शायद राजन साहब को विवाद पसंद है। कई सारे ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो शायद कोई और आरबीआई गवर्नर कभी कहता ही नहीं, या उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता, जो शायद एक गवर्नर के तौर पे उनके अधिकार क्षेत्र से थोड़ा बाहर है। इन पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। चर्चा में जुड़े हुए हैं एक्सिस कैपिटल के इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सच्चिदानंद शुक्ला और ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आइए आपको बताते हैं कि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच किस तरह का वाकयुद्ध देखने को मिला। Compared to the rest of the world, we are growing much faster. Right. In fact, the fastest. Compared to our own potential, we can do better. So at a 7.5% growth rate, any other country in the world would be celebrating. Right. But I think it's a tribute to India's growth story that at 7.5% we are still impatient. My intent in saying this, and it was an offhand comment in an interview, was to signal that our outperformance was accentuated because world growth was weak. But we in India were still hungry for more growth. I then explained that we were not yet at our potential, though we were at a cusp of a substantial pickup in growth given all the reforms that were underway. I do want to apologize to a section of the population that I did hurt with these words, that is the visually impaired or the blind.
तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। रघुराम राजन ने माफी तो मांगी, लेकिन उन लोगों से जिन्हें दुख हुआ हो, जिन्हें हर्ट हुआ हो, चोट पहुंची हो, उनसे माफी मांगी, किसी देश से नहीं, सरकार से नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग देख नहीं सकते, अगर उनको लगा होगा कि मैंने उनकी बुराई की है या ये बताया है कि वो औरों के बराबर नहीं है, तो उसके लिए मैं सिर्फ उन लोगों से माफी मांग रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग तरीका ये माफी मांगने का, और पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। रघुराम राजन कई बार बहुत सारी ऐसी बातें कह चुके हैं जो शायद कोई और आरबीआई गवर्नर नहीं कहता। मिसाल के तौर पे जब केंद्र में एक नई सरकार बनी और सारे देशी और विदेशी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये 30 साल के बाद पहली बार बड़ी मजबूत और स्थिर सरकार बनी है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब रघुराम राजन की राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हिटलर की भी बहुत मजबूत और स्थिर सरकार थी, लेकिन उन्होंने जर्मनी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। क्या किसी गवर्नर को ये कहने की जरूरत थी? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद नहीं कहना चाहिए था। अगर हम देखें कि जो आरबीआई का फोकस होना चाहिए, वो काफी टाइम फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाए तो उन्होंने कभी ये कमेंट नहीं की कि हमारा जो इंटरेस्ट है ऑन द गवर्नमेंट बोरोइंग वो 33% से 37% हो चुका है उनके कार्यकाल के दौरान। तो उनके ऊपर उन्होंने कभी कमेंट नहीं की। जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीडीपी का, अपनी इनकम का, टोटल रेवेन्यू का जो इंटरेस्ट आउटगो है वो 33% से बढ़कर 37% हो चुका है। फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट तो कम हो ये रहा है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद ब्याज पे खर्च बढ़ गया है, और उसके बावजूद भी अगर हमारी फिस्कल डेफिसिट कम हो रही है तो हमने नाना मंत्री को कहना चाहिए कि अच्छा काम किया है। लेकिन आरबीआई ने क्या किया? हम मतलब जो ये है कि आरबीआई की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज जो आरबीआई ने बोरोइंग्स की हैं उसकी एवरेज मैच्योरिटी आज बढ़ के लगभग 11 साल हो चुकी है। जबकि अगर हम देखें तो हमारी इंटरेस्ट रेट साइकिल 2005 से लेके 2013 तक ऑन एन एवरेज 24 महीने से कम रही है। अगर हम 24 महीने का पैसा 24 महीने में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें हम 10 साल का पैसा हमें बोरो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सारी चीजें कह रहे हैं कि गवर्नर राजन दरअसल आरबीआई के बेसिक कामकाज की जगह बहुत सारी बातों में उलझ रहे हैं और लोगों को भी उलझा रहे हैं। इस वजह से जो इमेज बन रही है दरअसल वो इतने इफेक्टिव नहीं है। जो हिटलर के बारे में कमेंट था, मुझे लगता है वो अनवांटेड था, अनवारंटेड था। लेकिन जहां तक बात है फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करने की, मैं याद दिला दूं कि इसके पहले सुब्बाराव जी थे और भी अनेक गवर्नर्स रहे हैं। जालान से अगर हम शुरू करें, फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम एम्पिरिकली देखें पिछले 30 साल 40 साल और इमर्जिंग मार्केट्स में एम्पिरिकल एविडेंस देखें तो जो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड होता है सरकारों का ऐसे देशों में, वो बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं और फिर जो देश है इन्फ्लेशनरी साइकिल में चला जाता है और उसके बाद फिर सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। अगर हम इंडिया में देखें मनी सप्लाई और फिस्कल डेफिसिट्स, मेरा ख्याल है इसके ऊपर काफी लिटरेचर है, काफी रिसर्च है, आरबीआई की खुद की रिसर्च है कि फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा कारण है, रहा है इंडिया के इन्फ्लेशनरी साइकिल्स में। तो अगर हम पिछले 40-50 साल का डेटा देखें तो यूजुअली सप्लाई शॉक्स रहे हैं कारण, ऑयल है, फूड है मॉनसून की कमी के कारण, या फिर फिस्कल डेफिसिट का अचानक बढ़ जाना। और इसलिए मेरा ख्याल है कि आरबीआई गवर्नर का फिस्कल डेफिसिट की तरफ इशारा करना कोई नई बात नहीं है और काफी वो सही है, काफी सही है, क्योंकि जब तक इस देश में सबसे बड़ा बोरोवर सरकार है और जब तक वो मैं टेक्निकल शब्द नहीं यूज करना चाहता हूं, पर जब तक वो सबसे ज्यादा पैसे बाजार से उठाकर ले जाते हैं, बहुत कम पैसे बचते हैं बाकी लोगों के लिए, इंडस्ट्री या कंज्यूमर के लिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत जायज है उनकी बात इशारा करना। आप ये कह रहे हैं कि राजन साहब का डायग्नोसिस सही होता है आमतौर पर, लेकिन फिर इस बार वो सही है या गलत है? आखिरी बात, मुद्दे की बात यही है कि क्या वाकई हमें हमारी ग्रोथ पर गर्व करने जैसा कुछ नहीं है? क्या वाकई समस्याएं अभी काफी ज्यादा हैं? और अगर दुनिया एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और दौड़ने लगे, जैसे कि आज राजन साहब ने इशारा किया है, तो फिर क्या तब भी हम सबसे आगे होंगे या फिर हम कहीं पिछड़ जाएंगे? इस सवाल का जवाब एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, जहां अतुल जोशी ये मानते हैं कि शायद गवर्नर राजन को इस तरह से खुल करके अपने ही देश की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। वहीं सच्चिदानंद ये कह रहे हैं कि दुनिया के बड़े निवेशकों को सब पता है, आप सच्चाई छिपा नहीं सकते। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो बात कही गई वो सही है या गलत है। आप ये कह रहे हैं अंधों में काना राजा, यानी ये कि आज दुनिया भर में सारी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, इसलिए अगर आप अपने पैरों पे चल रहे हैं तो लोग मानते हैं कि आप मैराथन जीतने के काबिल हैं, आप बड़े एथलीट हैं। लेकिन जब कल दुनिया की इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी सच्चिदानंद, उस वक्त भी क्या हम सबसे आगे होंगे, सबसे तेज चल रहे होंगे या नहीं? दो चीजें, एक तो सिर्फ ग्रोथ रेट अगर देखें, जैसा कि जोशी जी ने भी कहा कि 7.5%, अगर हम मान लें कि वाकई में 7.5 है और 5.5 नहीं है, तो भी मुझे लगता है फोर्सिएबल फ्यूचर में जिस तरह से हम जीडीपी डेटा कैप्चर कर रहे हैं जीवीए के तौर पे, हम अगले कुछ सालों में, अगर आप आईएमएफ के फोरकास्ट ले लें 2020 तक उनके जो फोरकास्ट अवेलेबल हैं, एक और चीज है कि 2011 से उनका जो भी फोरकास्ट है हर क्वार्टर उन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन किया है, और उनका जो 2020 तक का फोरकास्ट है उसमें सिर्फ इंडिया है जो कि 7.5% या उसके आसपास ग्रो कर रहा है। तो दरअसल दुनिया में बहुत बड़ी ग्रोथ की बात नहीं करें, मेरे पूछने का अर्थ अलग था। आज देखिए आपके लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं, दुनिया में महंगाई कम है, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट कम है। कल जब यूएस में फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, कल जब क्रूड वापस से $60 भी हो जाएगा, उस वक्त क्या आप फिर से ग्रोथ के सामने और इतनी ज्यादा दबाव नहीं झेल रहे होंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम देखें मैक्रो स्टेबिलिटी की बात, हमने ट्विन डेफिसिट्स को कम किया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया है, और थोड़ा सा मॉनेटरी पुश मिला है इकोनॉमी को, आरबीआई को स्पेस मिला है इंटरेस्ट रेट्स कट करने का। हमारे पास एक और स्टिमुलस है, फिस्कल स्टिमुलस, जो कि पे कमीशन अवार्ड, जब भी सरकार इसे लागू करेगी थोड़े पैसे लोगों में कंज्यूमर स्टिमुलस के तौर पे जाएंगे। तो ये जो दो फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलस है, मॉनेटरी और फिस्कल, ये दोनों दुनिया के किसी देश के पास इससे सबसे बड़ा स्टिमुलस है। जिस तरह से क्रूड और कमोडिटीज के दाम गिरे हैं, तो काफी एक्सपर्ट से कहते हैं अतुल जी कि एक हमारे पास भगवान का दिया हुआ मौका है, किस्मत है, काफी लकी हैं हम। राजन साहब शायद यही कह रहे हैं कि आपकी किस्मत से जो मौका मिला है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, सेलिब्रेट मत कीजिए। तो क्या गलत है? नहीं, ये चीज है कि आपके पास मान लीजिए 1 घंटा है स्पीच देने के लिए, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? क्या आप आपके सिर्फ प्रॉब्लम्स बताएंगे या आप ऑब्जेक्टिव चीज बताएंगे? भाषा की बात हम कर चुके हैं, मैं फैक्ट्स पे आ रहा हूँ। फैक्ट्स ये है क्या हम इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं, पूरे सुधार कर रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से जो की है, हमने जो स्क्वीज किया है फिस्कल डेफिसिट को, इतना अनवांटेड मेरे हिसाब से काफी ज्यादा हमने स्क्वीज किया है। उसके हिसाब से ये हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं बचे हैं। आज दुनिया देख रही है कि इन्वेस्टमेंट हम कहां करें। इंडिया के पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि हम काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर सकते थे, जैसे इरिगेशन है, रेलवेज है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स हैं। हमारे पास पॉलिसी सबके लिए है कि हमें सब कुछ डेवलप करना है, पैसे नहीं है, ना तो कॉर्पोरेट्स के पास है, और बिकॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट अभी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। तो सारा जो एक्सपेंडिचर है वो 2-3 साल से डिले हो चुका है, ये हमने बस मिस कर दी है। अगर हम अच्छी तरह से स्ट्रक्चर भी कर लेते कि ऐसा नहीं है कि रघुराम राजन साहब का जो बेसिक प्रेमाइस है कि आप फिस्कल डेफिसिट घटाइए, आप उसमें भी आप कुछ खामियां देखते हैं। खैर, ये बहस लगातार चलती रह सकती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जहां 6 अर्थशास्त्री होते हैं तो उनके बीच में 7 तरह की राय सुनने को मिलती है, और रघुराम राजन शायद विवाद से बचने का अपने तरीके का एक ही रास्ता निकालते हैं, जो उन्होंने एक बार कहा था मेरे ही एक सवाल के जवाब में कि माय नेम इज रघुराम राजन एंड आई डू व्हाट आई डू, यानी मेरा काम करने का अपना तरीका है। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। नमस्कार।